रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चाई ज़्यादा देर तक किसी से छुपी नहीं रह सकती। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मेरी ज़िंदगी के साथ हुई एक ऐसी खौफनाक दास्तां के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सुनने में भले एक मनगढ़ंत कहानी लगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके साथ ये हादसे होते हैं वही समझ सकते हैं कि उन्होंने किस दौर से सामना किया था। दोस्तों, मेरा गांव, जिसे भागलपुर के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो भागलपुर गांव एक शांत और कुशल गांव हुआ करता था, लेकिन एक अनोखे शराब ने इस गांव को बदनाम सा कर दिया। साल 2001 की बात है। गांव के अंदर खामोशी की एक चादर इस प्रकार बिछी हुई रहती थी मानो इस गांव के लोग हमेशा शांति में ही विश्वास करते हैं। मगर एक रात सब कुछ बदल सा गया जब गांव के एक नौजवान लड़के के द्वारा किसी लड़की के साथ छेड़खानी की गई। तो उन दोनों घरों के बीच अनबन होने लगी और इसी अनबन की वजह से दोनों घरों की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी बीच कभी कभार उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी होने लगता। मगर एक रात जब राजू के पापा संजना के घर के पास से लौट रहे थे कि उनकी नज़र उनके बेटे पर पड़ी जिसका सर फटा हुआ था और संजना के पापा राजू के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजू के पापा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब इसी ने किया है। उनके बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए जब उनकी नज़र उल्टे पांव वाले उस इंसान पर पड़ी जिसके आगे आगे राजू दौड़ रहा था। तो उस समय अंधेरा छा चुका था और उस जोरदार सन्नाटे के बीच चारों तरफ का माहौल अंधेरे की चादर को ढका हुआ था। साफ साफ दृश्य देख पाना तो लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। तभी राजू के पापा को ये लगा कि शायद अब राजू की जान खतरे में है। तो राजू के पापा फौरन उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि इस समय वो किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं। असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माओं का शहंशाह है और कहीं ना कहीं उसका पीछा करना उन पर भारी भी पड़ सकता है। लेकिन उनका बेटा बुरी हालत में था और अपने बेटे की बुरी हालत में इतनी जल्दी कौन देखना चाहेगा। अभी राजू के पापा थोड़ा आगे गए ही थे कि उन्हें राजू अपने घर के पास टहलता हुआ दिखाई दिया और अपने बेटे राजू को इस तरह घूमता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि राजू इस वक्त उनके घर के पास टहल रहा है। वो अभी एक पेड़ के नीचे थे कि तभी उनके गले में एक फंदा आकर लटक गया और वो अचानक से पेड़ के ऊपर लटक गए। पेड़ के ऊपर लटकने की वजह से उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। अपने पापा को इस तरह की हालत में देखकर राजू भागते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें हिलाने डुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और मौत की एक खबर गांव वालों में किसी भीषण आग की तरफ फैल गई। गांव के सब लोग इस मौत का जिम्मेदार किसी ऐसे शख्स को मान रहे थे जो राजू के पापा की कट्टर दुश्मनी रखता था। और जहां तक सब लोगों को लगता था कि संजना के पापा ही वही शख्स है जिसकी दुश्मनी राजू के पापा से बंधी हुई थी, लेकिन उस दिन संजना के पापा उस गांव में मौजूद ही नहीं थे। तभी राजू के पापा को मौत के घाट उतारने का कार्य भला किसने किया होगा, ये बात कोई भी नहीं जानता था। कुछ लोगों का मानना था कि किसी भूत ने इस काम को अंजाम दिया है, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भूत प्रेत को सिर्फ एक धोखा माना है और किसी इंसान पर इसका दावा ठोक दिया। कर इतना सब हो जाने के बाद सब इसी फिराक में थे कि जल्द से जल्द राजू के पापा के खून के बारे में पता चल जाए और उसे एक दर्दनाक सजा मिले, क्योंकि राजू के पापा का नाम गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में लिया जाता था। गांव के लोगों के द्वारा हर वो कोशिश की गई जिसके द्वारा कुछ उस खून के बारे में पता लगाया जा सके, लेकिन सभी लोग नाकामयाब रहे और कोई भी उसके बारे में जान नहीं पाया, क्योंकि राजू के पापा की मौत राजू के बिल्कुल सामने हुई थी। तो राजू की हालत तो वैसे भी खराब हो चुकी थी। फिर 12 दिन बीत जाने के बाद सब कुछ खामोशी की एक चादर से छाने लगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल होने लगा, लेकिन ये खामोशी आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकती थी, क्योंकि गांव का सन्नाटा तो यही बता रहा था कि बहुत ही जल्द गांव के अंदर कोई बड़ा खतरा जन्म लेने वाला है। एक अमावस्या की रात सब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा था जैसे आज अंधेरा ही इस रात का मेन पॉइंट है। अमावस्या की उस रात में वो अपने दादाजी के साथ गांव के बाहर टहल रहा था, क्योंकि दादाजी एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, तो उन्हें कहाँ इन चीज़ों पर विश्वास होने वाला था। पर दादाजी इन चीज़ों के प्रति काफ़ी कम विश्वास करते थे, जिस वजह से वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर एक सिगरेट फूंक रहे थे। और तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके अलावा कोई और भी
इस भयानक रात में इधर उधर भटक रहा है और फिर उनकी नज़र वहाँ पर घूमते एक लड़के पर पड़ी तो इस बार उन्होंने देखा कि राजू वहीं आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। राजू को वो इतना अच्छे से तो नहीं जानते थे, लेकिन पहले मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी खासी बातचीत होती रहती थी। खैर राजू को उस सुनसान इलाके में घूमता देख मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे राजू भाई, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस वक्त मेरी उम्र यहीं कोई 15 साल की थी। तो मैं किसी नादान की तरह राजू के पीछे पीछे चल पड़ा, पर मेरे दादाजी ने मुझे उसके पीछे जाने से सख्त मना कर दिया। मगर इसके बावजूद भी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और राजू के पीछे पीछे चल दिया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम सा गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे इस पृथ्वी पर अभी भी किसी डायनासोर का निवास है, क्योंकि एक विशालकाय डायनासोर जैसा जानवर मुझे मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी दोनों डरावनी आंखें भी बड़ी डरावनी लग रही थी। अभी मैं अपने कदमों को पीछे हटा ही रहा था कि वह विशालकाय दिखने वाला जानवर जोर जोर से घूरने लगा। तब तक मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और फिर किसी ने मुझे एकदम से पीछे की तरफ खींच लिया। ठीक से देखने पर पता चला कि वो मेरे दादाजी थे जो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। उस समय मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था तो मेरे दादाजी मुझ पर भड़कते बोले, क्या हुआ, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? तभी मैंने अपने दादाजी को उस तरफ देखने का इशारा किया जिस तरफ मुझे वो बड़ा सा जानवर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वहाँ का वातावरण एकदम खामोश था, वहाँ कोई भी मौजूद ही नहीं था। और उसी समय जब मेरा ध्यान उस जगह से हटा तो मेरे दादाजी को एक जोर का धक्का लगा और धक्का लगने की वजह से मेरे दादाजी अपने सिगरेट के साथ नीचे गिर पड़े। दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिस वजह से वो चारों ओर देखने के बाद गाली गलौज करने लगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें जानबूझकर धक्का मारा हो। लेकिन ऐसा कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ चारों ओर किसी और इंसान की मौजूदगी नहीं थी। फिर धक्का कौन मार सकता है? मैं और मेरे दादाजी अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की फिराक में थे, क्योंकि जहाँ मेरे दादाजी को ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है, तो वहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास काली शक्तियों का एक ऐसा घेरा है जो हमें कभी भी मौत के घाट उतार सकती है, जिस वजह से मुझे डर सता रहा था। लेकिन मेरे दादाजी को अभी भी इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था। मैं उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें घर की तरफ लेकर जाने लगा। घर की दूरी यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की थी। मेरा घर उस जगह से साफ साफ दिख रहा था और हमारे घर के पीछे की साइड काफ़ी और भी मकान मौजूद थे। सिर्फ हमारा एक ऐसा घर था जो थोड़े से वीरान इलाके में था। तभी मैं अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए घर की तरफ चल पड़ा कि मेरे दादाजी एक भयानक और डरावनी आवाज़ में बोल पड़े, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। अपने दादाजी के इन गंभीर शब्दों को सुनने के बाद मेरे तो कान भर गए। मुझे पलटकर देखना पड़ा तो मुझे पता चला कि जिस शख्स का मैंने हाथ पकड़ रखा था वो मेरे दादाजी नहीं थे। दरअसल सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखों की जगह 2 काले काले और गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। शायद वो बहुत ही जल्द मेरी जिंदगी का खात्मा करने वाला था, क्योंकि उसका चेहरा गुप्त रूप से ये बयां कर रहा था कि अब उसका गुस्सा मेरे ऊपर फूटने वाला है। लेकिन उस समय मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं वहाँ से भागने लगा। लेकिन उसी वक्त मुझे मेरे दादाजी की आवाज़ें एकदम से सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें इतनी दर्दनाक थी मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे दादाजी की मौत होने वाली है। लिहाजा मैं वापस से पीछे पलटा तो इस बार मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी देखना नहीं चाहेगा। दरअसल किसी ने मेरे दादाजी को उसी पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया और उनके मुंह से वो सिगरेट भी लटक रही थी। और इस बात से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि यहाँ पर किसी मौजूद आत्मा को सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इस बात से तो मैं भी अनजान था। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता था कि वो आत्मा ज़रूर हमारे आसपास मंडरा रही होगी। मेरे दादाजी के पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और उस रस्सी के चंगुल से मेरे दादाजी को मेरे द्वारा छुड़वा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं उस पेड़ के पास जाने से भी कतरा रहा था। फिर मेरे अंदर कहाँ इतनी हिम्मत होने वाली थी कि मैं उस पेड़ के पास जाने की हिमाकत कर सकूं। और इसी बीच मुझे सड़क के ऊपर से कोई चलता हुआ दिखाई दिया। फिर मैं उस शख्स को आवाज़ देने लगा,
लेकिन मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाई और वह उस सड़क से निकल गया। उस सड़क से कुछ ही दूरी के ऊपर वो पीपल का बड़ा और पुराना पेड़ बना हुआ था। मेरी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने दादाजी को रस्सी से छुड़वा पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। दूसरी ओर इधर उधर आवाज़ भी दे रहा था, शायद कोई मेरी मदद कर सके। आज ये बात साबित हो चुकी थी कि इस गांव के अंदर रहने वाले सारे लोग ज़रूर एक ना एक दिन इस पेड़ की वजह से मौत के एक भीषण द्वार में फंसने वाले हैं। अब मेरे दादाजी की जान हलक में थी। फिर मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और दूर दूर से किसी की मदद की मांग करने लगा। चारों तरफ मेरी आवाज़ें ही गूंज रही थी, लेकिन कोई भी मौजूद ही नहीं था। अब जोरदार सन्नाटे के बीच मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छे से गूंज रही थी, लेकिन मदद का कोई नामो निशान तक नहीं था। और तभी मेरे दादाजी वहीं ज़मीन पर गिर गए और दादाजी को ज़मीन पर गिरते ही मैं भागता उनके पास पहुंचा तो उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी कि उनके शरीर में अभी भी जान बाकी थी। और तब तक वहाँ पर हमारे गांव का एक शख्स पहुँच चुका था जिसका नाम संजय था। संजय जल्दी से मेरे दादाजी के पास पहुँचे और उन्हें पानी पिलाने लगा। और होश में आ जाने के बाद दादाजी ने बताया कि उन्हें कुछ देर पहले एक आदमी दिखाई दिया जो राजू के पापा की तरह नजर आ रहा था। उन्होंने दादाजी को सिगरेट पीने से काफ़ी मना किया, मगर मेरे दादाजी को ये सब कहाँ मंजूर था। वो उस आदमी को गाली गलौज करने लगे और दादाजी की इन हरकतों से उस शख्स का दिमाग घूम गया तो उसने मेरे दादाजी को उल्टा उसी पेड़ पर लटका दिया, जिस वजह से दादाजी की जान हलक में पहुंच गई। खैर बाद में उसी समय में अपने दादाजी के हाथ पकड़ते हुए वहां से निकल गया। फिर इस तरह उस दिन मैं अपने दादाजी की जान बचाने में पूरी तरह सक्षम रहा। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही गांव के अंदर कुछ ऐसे खौफनाक हादसे होने लगे जिसकी वजह से उस गांव के अंदर दहशत का एक नया रूप पैदा होने लगा। और अब वो पूरा का पूरा गांव किसी खंडर की तरह स्थापित हो चुका है। गांव के अंदर एक अलग ही खामोशी रहती है और धीरे धीरे उस गांव को खाली कर दिया गया है। दोस्तों कहते हैं कि वो मनुष्य गांव आज भी किसी को उस जगह पर रहने की अनुमति नहीं देता, और जो वहां पर बसने की हिमाकत करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।